नमस्कार। मेरा यूट्यूब मंच एस्ट्रोपोली एनालिसिस तरफ से लेखक और पत्रकार अमूल दवे का आपको भाव भरा नमस्कार। करीबन 15-20 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था और बहुत हमारे चाहक लोग भी बोल रहे थे कि भाई दवे कहाँ गायब हो गए हो। दवे साहब, अभी इतनी बड़ी पॉलिटिक्स हो रहा है, सब विपक्ष विरोध पक्ष साथ में आ रहा है, प्रतिपक्ष सब साथ में आ रहे हैं, इतनी बड़ी राजकीय हिलचाल हो रही है, तो आप क्यों गायब हो गए। मेरे थोड़े टूर पे था और मेरा थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपसे संवाद नहीं कर सका, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज से फिर से आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अभी एकदम नियमित से मैं आपसे हमारा और आपका संवाद और बातचीत चालू रहेगी। आज हम बात करने वाले हैं सबसे जो पॉलिटिक्स में जो हॉट टॉपिक है, एनसीपी का, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करने वाले हैं। वहाँ पे जो भतीजे अजित पवार ने भारत के राजकारण के दिग्गज और बहुत बड़े नेता शरद पवार के सामने जो उन्होंने रिवोल्ट बंद किया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी रविवार को ही अजित पवार और उनके 8 साथीदार शरद पवार से अलग होकर राज्य के जो प्रधानमंडल है उसमें शामिल हो चुके हैं। अभी शरद पवार का ये कहना है कि इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था, और यहाँ पे राज्य में जैसा कि करीबन 1 साल पहले जो शिवसेना के साथ जो हुआ था, उद्धव ठाकरे की, बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना को तोड़ एकनाथ शिंदे साहब जो अभी मुख्यमंत्री है, उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया था। और ये जो स्प्लिट हुआ था, वर्टिकल जो स्प्लिट हुआ था, उसके बाद में ये दूसरा एक बड़े नेता, इवन उद्धव ठाकरे से भी बड़े नेता शरद पवार की पार्टी को भी अब तोड़ दिया गया है। और ये जो पक्ष में जो भांग फोड़ हुई, ये जो सेबोटे या तो जो स्प्लिट हुआ है, उसकी वजह से महाराष्ट्र का जो राज्य का राजकारण है वो भी गरमाने हुआ है। ये जो पवार विरुद्ध पवार की जो लड़ाई है, एक बहुत रोमांचक और रसप्रद स्टेज में है। अभी क्या होगा आगे, इस बारे में लोग कह रहे हैं कि आप इसका एनालिसिस कीजिए दवे साहब, आप पॉलिटिकल और इसका एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं इसका पॉलिटिकल और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस। हमने अजित पवार और शरद पवार दोनों के हॉरोस्कोप को स्टडी किया है, और हमारा मानना है कि ये जो अजित पवार ने भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ के जो कैबिनेट में शामिल हुए, वो अभी पहले नहीं तो अभी होना ही था, क्योंकि अजित पवार पहले से डरे और समसमे हुए। उनके पर एक तलवार, जेल में जाने की तलवार लटकती हुई है। इसीलिए वो एक्चुअली जब शरद पवार साहब ने MVA बनाया, तब मविया जो महाविकास उन्होंने जो अलायंस जो बनाया, तभी अजित पवार को अगर पूछा जाए और या अगर उनका बस चलता तो वो शिवसेना के बजाय भाजपा के साथ जाने को जास्ती पसंद करते थे। लेकिन पवार जी है, शरद पवार, जो लोगों की नस जानते हैं, उन्हें मालूम है कि कभी क्या करना चाहिए। तो इसीलिए अब जो भतीजा और चाचा की जो लड़ाई शुरू हो गई है, जैसे कि इसके थोड़े साल पहले शिवसेना पार्टी में भी इसी प्रकार हुआ था। बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे
ने शिवसेना से अलग होकर अपना एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाया था। इसी प्रकार का माहौल दिखा जा रहा है। और शिवसेना जो अभी 1 साल में जब भी वो एकनाथ शिंदे अलग हो गए, पहले सूरत गए, फिर गुवाहाटी गए, फिर वहाँ से फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की और फिर धीरे 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 वो उनको मुख्यमंत्री भी पद पर वो पहुंच गए हैं। तो ये एक्चुअली जो अजित पवार का कदम है वो तो होना ही था। और शरद पवार इतने नादान नहीं है, वो तो बहुत परिपक्व और सूझबूझ वाले नेता है। उन्हें मालूम ही था कि अजित पवार सूनर और लेटर पार्टी से अलग होके बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। उनको ये अंदाजा था ही। और उनको ये भी मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट बीच में तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो था, शिवसेना के जो संग्राम जो चल रहा था उसका जो फैसला आने वाला था, तभी से ये बात चालू था कि भाई एकनाथ शिंदे को अगर और उनके साथीदारों को डिस्क्वालीफाई करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करे, तो क्या ऑप्शन करना है। इसीलिए बी प्लान की तरह ये प्लान कब से तैयार हो गया था कि भाई ऐसा होए। 4 महीने पहले ये प्लान तैयार हो गया था। और इसका मेन आर्किटेक्ट, इनका जो शिल्पकार है वो देवेंद्र जी है, कि जो अभी उप मुख्यमंत्री है। उन्होंने ये प्लान कब से तैयार करके रखा था, प्लान बी, कि अगर एकनाथ शिंदे साहब को डिस्क्वालीफाई होते हैं तो फिर कैसे करके ये सरकार को बचाया जाए। और ये जो राज्य है, जो दूसरा नंबर का बड़ा राज्य है, यहाँ पे यूपी से बाद सबसे ज्यादा सीट लोकसभा की ये राज्य में, इसीलिए ये राज्य बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी के जो पॉलिटिकल ओपिनियन पोल और ये जो आ रहे थे, वो जो ट्रेंड आ रहा था, वो भी सब बता रहे थे कि भी अभी भाजपा की हालत बहुत नाजुक है इधर। अगर आज इलेक्शन होता है तो उनको बहुत सीट का घाटा हो रहा था। इसीलिए उन्होंने ये प्लान भी तैयार करके रखा था। लेकिन शरद पवार को ये जब मालूम हो गया तो उन्होंने एक राजीनामा का ड्रामा किया कि भाई मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मुझे रेजिग्नेशन देने दो। तो वो रेजिग्नेशन के ड्रामा के बाद फिर ये जो अजित पवार का जो मन में जो इच्छा थी कि भाई एनसीपी को तोड़ के वो भाजपा के साथ जाए, वो उनका प्लान थोड़ा उनको थोड़े टाइम के लिए उसको मौकूफ पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन जब मेन तो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो भोपाल में जो एक गारंटी या तो एक वार्निंग जो दी या तो एक धमकी दी कि भाई जो करप्टेड है, जिसमें उन्होंने एनसीपी का करप्शन के बारे में भी उल्लेख किया था, वो धमकी के बाद अजित पवार समय गए और बहुत डर गए। और वो डरने की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया कि अभी मुझे तुरंत ही ये जो ईडी और उससे बचने के लिए मुझे बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा। और इसीलिए और उन्होंने ये काम पवार की मंजूरी लेके भी किया हो सकता है, क्योंकि पवार क्या करते हैं, पवार और नीतीश कुमार दो ऐसे नेता हैं, कभी क्या करेगा और कभी क्या बोलेंगे और क्या करेंगे वो किसी को मालूम नहीं पड़ता। बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी उनकी चाल को समझ नहीं सकते ऐसा। और पवार के नॉलेज के बिना, पवार को ये मालूम हुए बिना अजित पवार इतने एमएलए और उनके खास विश्वासु साथीदार है जो छगन भुजबल है, फिर अपने जो फॉर्मर जो स्पीकर है दिलीप वळसे पाटिल है, और ऐसे ऐसे उनके जो, और ये अपने मेन जो उनके साथ में जो है पटेल, वो उनके पूछे बिना उन लोग अजित पवार के साथ जा ही नहीं सकते। तो ये पवार ने भी बोला रहेगा कि भाई आप लोग को अगर जेल का इतना डर लग रहा है तो आपको जाना है तो जाइए। और इससे शरद पवार को ऐसा होएगा कि चट भी मेरी और पट भी मेरी, क्योंकि अगर ये ऐसा सुना है अभी पॉलिटिकल सर्कल में, इसे भी स्पेकुलेशन हो रहा है कि भाई देवेंद्र जी को दिल्ली भेज दिया जाएगा, एकनाथ शिंदे को स्पीकर डिस्क्वालीफाई करे। आज ही शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का द्वार फिर से खटखटाया है कि भाई ये बहुत विलम्ब हो रहा है, ये जो एकनाथ शिंदे और उनके साथीदार का जो गैरलायक ठहराने का या तो डिस्क्वालिफिकेशन का जो एप्लीकेशन है उसमें कोई
कार्यवाही स्पीकर ने अभी तक की नहीं है, तो इसमें ये जो होने वाला है तो वो आप इसमें ध्यान दीजिए और उसको स्पीकर को आप आदेश दीजिए कि वो चौकस टाइम फ्रेम में ये करे। तो इसीलिए ये दबाव बन गया था और शरद पवार ने भी देखा कि भाई अगर इन लोग जाएंगे तो मुझे फ़ायदा ही है और मुझे सिंपैथी मिलेगी और मैं भी उद्धव ठाकरे की तरह सिंपैथी मुझे मिलेगी, एक सहानुभूति मुझे मिलेगी। और दूसरा क्या है कि मैं भी उद्धव ठाकरे की तरह विक्टिम कार्ड खेल सकता हूँ। जैसे कि 2019 में बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित ने बोला था कि एनसीपी खत्म हो जाएगी, इस टाइम पवार खत्म हो जाएंगे, लेकिन पवार ने जो मेहनत की और उनका ये जो सांगली में जो उन्होंने जो बारिश गिर रहा था, बारिश के बीच में भी उन्होंने जो जनसभा संबोधित की, उसकी वजह से उनके कार्यकर्ता और जनता में जनता को उनके प्रति सिंपैथी है और मराठी अस्मिता का जो मुद्दा है वो शरद पवार उद्धव ठाकरे ये मुद्दे को बहुत फायदा उठा के अच्छी तरह उसका खेलते हैं। उनके अभी पवार ने अभी स्वीकार किया था कि भाई ये जो 2019 में जो अजीत पवार और देवेंद्र ने जो सवेरे एकदम अर्ली मॉर्निंग सवेरे जो शपथ लिया था वो भी मेरा ही एक गुगली था। देवेंद्र ने अभी वो गुगली के जवाब में पवार की पार्टी को नुकसान पहुंचा के बदला तो जरूर लिया है, लेकिन पवार साहब है, उनकी जो स्ट्रेटेजी, उनकी रणनीति और जो जनता का झुकाव किस तरफ है वो भापने में और पहचानने में पवार साहब का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। पवार साहब का आज ओपोजिशन विरोध पक्ष में भी बहुत एकता है और उन्हें मालूम था कि ये कब से करीबन 2-3 महीने से आ रहा था कि भाई ये जो विरोध पक्ष जो है वो जो यूनिटी कर रहे हैं, उनकी यूनिटी और उन लोग जो एक एजेंडा और एक साथ में लड़ने की जो 2024 में तैयारी कर रहे हैं, इसको तोड़ने के लिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल होने वाला है, वो पवार साहब को भी मालूम था और इसीलिए उन्होंने ही अजीत पवार को अगर एनसीपी से अलग होकर बोला रहेगा आप उधर जाइए, तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जो उद्योगपति अदानी हैं उनको भी बचाने का शरद पवार ने ये बहुत बड़ा प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि भाई ये अदानी का जो शेयर के बारे में जो इंक्वायरी करना है उसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ऐसा कर उनको बचाव था। अभी थोड़े ही दिन के पहले गौतम अदानी साहब पवार जी को मिले थे और उसमें क्या हुआ मीटिंग में तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन पवार बहुत लंबी सोचते हैं और उन्होंने अजीत पवार अपने फेवर में, अपने जो पक्ष में सहानुभूति और ये विक्टिम कार्ड खेलने के लिए अजीत पवार को उधर भेजा रहेगा, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं। अभी किसके पास कितने एमएलए है इस बारे में अलग अलग चैनल वाले अलग अलग बोलते हैं। कोई बोलते हैं अजीत पवार के पास 40 है, कोई बोलता है 25 है, लेकिन एक्चुअल आंकड़ा अभी कल ही मालूम हो जाएगा कि कल दोनों एनसीपी के दोनों गठ की मीटिंग है मुंबई में, उसमें हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि किसके पास कितने एमएलए है। तो ये हमें कल ही मालूम है। दो एमएलए ऐसे है कि जो अजीत पवार के पास गए थे लेकिन वो वापिस आ गए। ऐसे ही कलाकार अमित कोले भी जो सांसद है वो भी अजीत पवार के शपथ विधि समारोह में हाजिर थे, लेकिन वो वापिस इसमें आ गए हैं, वापिस पवार साहब के साथ आ गए हैं। तो एक बहुत रसप्रद है। अभी एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो अजीत पवार के जो हॉरोस्कोप है उसमें चीफ मिनिस्टर बनने का योग बहुत कम है, इतने सारे उसमें राजयोग नहीं है। जबकि शरद पवार साहब तो पहले से ही राजयोग लेके आए हैं और इतने साल तक वो रहे, तो उनका हॉरोस्कोप भी अच्छा है। और अभी के जो गोचर के ग्रह देखे या तो ग्रहमान देखे तो पवार साहब को
और देश के राजकारण से आ, उसको देश के राजकारण पे नाबूद करना ये टोटली इम्पॉसिबल, तो एकदम असंभव लगता है हमें। हमें लगता है पवार साहब बहुत अभी भी लंबे रेस के घोड़े हैं और वो फिर से एनसीपी को संजीवनी पिलाएंगे और एनसीपी फिर से 2024 में लोकसभा का इलेक्शन जल्दी होने वाला, ऐसे भी स्पेकुलेशन आ रहे हैं कि 6 महीना मोदी साहब शायद जल्दी करे या तो जब भी करे, और विधानसभा का जो इलेक्शन है वो भी जब भी आएगा तब पवार साहब इसमें मैदान मारेंगे और अच्छी सीट लेके आएंगे। इतना ही नहीं, शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस को भी वो अच्छी बैठक करेंगे और एमवीए को एक अच्छी हालत में लाएंगे, ऐसे उनकी एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन देख के मालूम पड़ता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बैटल जो होने वाला है हमारे राज्य में, तो वो देखने लायक होएगा। और हमारे एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के हिसाब से पवार साहब किंग है और रहेंगे। महाराष्ट्र के राजकारण में उनको कोई भी जीरो बना सकता नहीं है और उनका अभी भी समय बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, उनकी तबीयत थोड़ी 82 इयर्स के है तो इसीलिए तबीयत थोड़ी खराब, लेकिन उनका जो स्पिरिट है, उनका जो उनके कुंडली में जो उनका जो जोश और पराक्रम देख के लगता है कि ये उनकी जो बीमारी की जो दिक्कत है उसको भी वो पार करके वो फिर से अपना नाम रोशन करेंगे। जय हिंद।